हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिवीजन करेंगे अपना क्विक रिवीजन होगा जो कि हमारा किस चीज कौन कौन से टॉपिक का होगा। बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का हमारा क्या होगा, एक क्विक रिवीजन होगा जिसमें आपको मोटे मोटे पॉइंट से ये पता चलेगा कि ये पॉइंट्स है और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि लोग बाग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते, तो मैं कितनों का आंसर दूं, आप ये बताओगे। हर क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि इसका आंसर ये होगा, भाई आपको जो आंसर लगता है आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए। मैं जो आंसर बता रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू आंसर की है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। आपका आंसर उसी हिसाब से होगा तो आप अपने हिसाब से अपना आंसर देख लीजिए। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको कितनी बार क्लेरिफाई करूंगा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं पर्टिकुलरली एक एक चीज का, हर चीज का आंसर मैं नहीं दूंगा। कोई बच्चा सर मेरे से बोल रहा है कि सर डेट ऑफ द बर्थ गलत होगी, उसमें उसका भी मैं उसमें कमेंट थोड़ी देने लगूंगा। अब गलत होगी तो ये चीज आपको फॉर्म भरते टाइम आपको देखनी चाहिए थी कि ये चीज मेरे से गलती हुई है। मतलब कि आंसर देने के बाद उसको बोल दिया है कि उस जिसने कमेंट किया था कि उसका आंसर यही है पर्टिकुलरली, आप दोनों कंसेप्ट से उसको देखिए। उसके बाद भी बोल रहा है नहीं सर ये आंसर होगा, तो ये आंसर होगा तो आप भाई अपने हिसाब से लगा लो ना। यहाँ पे बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सामने से रिप्लाई दे दिया गया है कि इसका आंसर ये होगा तो इसका मतलब ये आंसर होगा। मैं एक बार क्रॉस चेक ये जरूर कर लेता हूँ कि क्या पता आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने जल्दी जल्दी में गलत तो नहीं बता दिया, लेकिन मैंने कमेंट करने के बाद उसको ये बोल दिया कि इसका आंसर यही होगा, ऑथेंटिक आंसर यही है। अब आप अपने हिसाब से, आपके मन में तो चाहिए वो सी हो चाहिए वो डी हो, आप अपने मन के हिसाब से आप कोई भी आंसर लगा दीजिए। तो इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है कि सर आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, आप मेरे को रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या फायदा। भाई रिप्लाई उस चीज का दिया जाता है, एक बार दे दिया कि इसका आंसर ये होगा। कई बार मिस्टेक हो जाती है, आप देखोगे तो तुरंत मेरा कमेंट आ जाता है कि क्रॉस चेक में, अगर तुरंत देखता हूँ कि क्रॉस चेक करके कि क्या पता जल्दी जल्दी में मैंने रिवीजन के टाइम में कभी गलत आंसर तो नहीं दे दिया, तो क्रॉस चेक कर दिया तो इसका मतलब उसको, अगर मैंने गलत बता दिया होगा जल्दी जल्दी में तो उसका क्रॉस चेक, क्रॉस कमेंट में तुरंत आ जाते हैं। अगर जिसका आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक आंसर है। मैं हर चीज का सही गलत करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ बहस करूं, और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक क्वेश्चन के पीछे आप बहस करने चलो कि सर नहीं सर इसका आंसर यही होगा। अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक वो आंसर बता दिया जाता है। कि कई बोल रहे हैं कि सर आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, तो कमेंट्स का क्या रिप्लाई करें जब आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपके हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हम उसके हिसाब से थोड़े चलेंगे, हम तो अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक आंसर्स की के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी जो एलडी के पेपर हुए उसमें आंसर्स कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा मन और जो हमारा दिमाग जो कह रहा है वो आंसर्स अलग है। अब हम केवीएस के साथ थोड़ी लड़ेंगे कि भाई इसका आंसर तो यही होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जो आंसर्स की उन्होंने दी है या जो आंसर्स हमें मिले हैं, जो आंसर्स है अकॉर्डिंग टू situation, according to material, according to authority, according to notes, according to subject, according to chapter, according to topic वही है। अगर जल्दी जल्दी में क्रॉस हो जाता है तो मेरा तुरंत रिप्लाई होता है कि हाँ भाई आपका आंसर सही है, ये आंसर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर करते हुए नहीं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। क्विक रीजन होगा हमारा बिजनेस सर्विसेज का। देखो गुड्स क्या होता है, गुड्स टेंजिबल होते हैं जो खरीदने और बेचने में हेल्प करते हैं, और इससे क्या होता है सेलर प्रॉफिट कमाता है। सर्विसेज क्या होती है कि इंटेंजिबल सर्विस है। क्लियर है बात। फीचर्स क्या है सर्विस की, इंटेंजिबल है, ये हमें पता है कि इंटेंजिबल क्या होती है। इनकंसिस्टेंसी है, मतलब कि सर्विस मस्ट बी परफॉर्म्ड अनइक्वली ईच टाइम, मतलब कि हर बार, मतलब मैं पढ़ाने लगूंगा तो कुछ लाइन पहले छोड़ी जाएगी, कुछ लाइन बाद में बोल दी जाएगी, तो मतलब इनकंसिस्टेंसी है। इनसेपरेबल है, इसको मतलब कि अलग अलग नहीं किया जा सकता जो सर्विस देने वाला है। स्टोर नहीं किया जा सकता सर्विसेज को। इन्वॉल्वमेंट, सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी सर्विस दी जाती है। तो अब बात आती है कि बेसिक डिफरेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे क्या क्या डिफरेंस है। देखो एक्टिविटी है, क्या चीज है, पहले सर्विसेज गुड्स का। एक्टिविटी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल वाचिंग मूवी इन ए सिनेमा, फिजिकल ऑब्जेक्ट है फॉर वीडियो कास्ट ऑफ ए मूवी। टाइप हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, हर एक मिलेगा, हेट्रोजीनियस होगा। इंटेंजिबल है, टेंजिबल है। इनकंसिस्टेंसी में क्या है, डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स, डिफरेंट कस्टमर गेट स्टैंडर्डाइज डिमांड फुलफिल। इनसेपरेबल है, कौन सी सर्विस इनसेपरेबल है, ये सेपरेबल है। इन्वेंट्री इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, इसमें नहीं है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज।
तो सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है? बिजनेस सर्विसेज होती है, सोशल सर्विसेज होती है, जो एनजीओ वगैरह करती है वो हमारी किस में आ जाएंगी? सोशल सर्विसेज में। पर्सनल सर्विस होती है, personal service are one they differ in how they are received, various clients nature of the service cannot be consistent, for example tourism, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स, तो ये सब हमारी क्या है? पर्सनल सर्विसेज है। अब बात आती है कि बैंकिंग, बैंकिंग में एक तरीके की हमारी सर्विस है जो काम करती है किसका? पैसे लेने और देने का, डिपॉजिट्स और विड्रॉल ऑफ द मनी। क्लियर है बात? अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें से क्वेश्चन पुट आउट किया जाएगा, जो बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं इसमें से क्वेश्चंस रेज आउट किया जाएगा। तो ये थोड़े आपको थोड़ा सा क्या है, डीपली देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ओरली ओरली ऊपर से चल जाएगा, ये आपको थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। बात आती है कि कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक आर गवर्न इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1949 में। किस लिए आया था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ किसके लिए? लैंडिंग इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक किस लिए बनाए गए थे? गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है कोऑपरेटिव बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक कौन से बैंक होते हैं? दीज आर द फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, industrial banks, development banks, export import banks that are catered to unique demands for the these operations। अब बात आती है सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक हमारा है जो सभी बैंकों पे कंट्रोल करता है, जो कौन है? आरबीआई। अब बात आता है कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब बात आती है कि जैसे कि हमारा एक है आरबीआई, आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934, ये आपको याद रखना है, आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर है बात? आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को बना था। किसके अकॉर्डिंग बना था? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब इसका जो पहले हेड ऑफिस था, मतलब कि जो इसका पहले ऑफिस था वो था कोलकाता, कोलकाता से के बाद शिफ्ट कर दिया गया है किसमें? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद आता है कि एसबीआई, एसबीआई कब बना था? एसबीआई से आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 1955 में बना था। कौन सा? एसबीआई। और इसका जो चेयरमैन है वो है दिनेश, दिनेश से याद रखना, दिनेश 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 किसका है? बहुत बड़ा बैंक है, धनी, तो धनी से याद रख लेना, दिनेश कुमार एसबीआई का क्या है? चेयरमैन है। और कब बना था? 1 जुलाई 1955 में, 1995 में बना था। अब बात आती है कि नाबार्ड, नाबार्ड कब बना था? नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 में क्या बना था? नाबार्ड बना था। और इसका क्या नाम है इसका? चेयरमैन का श्री श्योली केवी करके कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा उसके बाद था क्या चीज? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक का बना था, एचडीएफसी बैंक याद रख लेना, एचडीएफसी बैंक बना था 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक का बना था 1994 में। तो ये दो बैंक याद रख लेना। तो कब कब बना था? एचडीएफसी और क्या बोलते हैं अपना आईसीआईसीआई बैंक बना था 1994 में। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। एसबीआई कब बना था? 1 जुलाई 1955 में। चेयरमैन कौन है? दिनेश है। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1934 में। किसके अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग 1935 में बना था। इसका पहले ऑफिस था कोलकाता, अब बाद में कर दिया गया इसका मुंबई। और आज के दिन इसका चेयरमैन कौन है जो आरबीआई का है? तो वो आपको याद कर लेना है करंट। क्लियर है बात? उसके बाद बोला जाता है कि कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? एक्सेप्टिव डिपॉजिट, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा, चेक फैसिलिटी देता है, लैंडिंग पैसे का क्या देता है? पैसे देता है। अब बात आती है टू टाइप्स ऑफ चेक्स है इसमें, बियरर चेक विच कैन बी कैश्ड बैंक काउंटर एट राइट वे उसी टाइम, और क्रॉस चेक दैट शुड बी प्लेस्ड इन ए पेई अकाउंट। वो क्रॉस चेक क्या होता है? उसके पेई के अकाउंट में पैसा जाएगा, और एक काउंटर राइट अवे। बियरर चेक मतलब तुरंत पैसा मिल जाएगा, और क्रॉस चेक मतलब उस अकाउंट में जाएगा। तो ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा गया है बियरर चेक और क्रॉस चेक में। क्रॉस चेक में उसके पेई के अकाउंट में पैसा जाता है। तो क्लियर है बात? अब उसके बाद लैंडिंग ऑफ फंड, फंड्स देता है, रेमिटेशन ऑफ फंड्स मतलब फंड्स को क्लियर करवाने में हेल्प करता है, अलाइड सर्विसेज बैंकिंग फैसिलिटी देता है, लोकर की अंडरराइटिंग सर्विस, कमीशन की, बिल्स पेमेंट की फैसिलिटी कौन देता है? बैंक। अब बात आती है कि ई बैंकिंग, ई बैंकिंग क्या होता है? कि ऑनलाइन बैंकिंग नोन एज इंटरनेट बैंकिंग, और इसको ई बैंकिंग भी बोला जाता है, या वर्चुअल बैंकिंग भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट दैट अलाउज द बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है बात? द वर्ड इंटर बैंकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लाइंट डूइंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट। तो बेनिफिट्स क्या है इंटरनेट बैंकिंग के? तो मतलब डिजिटल पेमेंट है इंक्रीज, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी रहती है।
तो ये क्या है, और दूसरा इसके बाद रिडक्शन इन बैंक सर्विसेज है, ऑपरेशनल कॉस्ट इससे कम हुई है। क्लियर है बात। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या है, हमारा हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग मिलने लगा है। तो ये हमारे क्या है बेनिफिट्स है। इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर अलाउ ऑनलाइन बैंकिंग यूजर ऑटोमेटिकली फंड अकाउंट लॉन्ग टर्म स्टैब्लिश बैंक अकाउंट। तो ये हमारे क्या ट्रांजेक्शन आर कंप्लीट फास्टर देन एटीएम से ज्यादा जल्दी काम होने लग गया। तो ये हमारे क्या है एक तरीके के फायदे हैं। इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस में क्या आता है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी, जिसको बोला जाता है जिस पार्टी का इंश्योरेंस किया जाता है वो इंश्योर्ड, एग्री टू पे अनदर पार्टी, जिसको पैसा देता है वो इंश्योरर, ऑन एन एग्रीड सम ऑफ मनी, जो पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है प्रीमियम, व्हेन समथिंग इज वर्थ विच इज टू बी इंश्योर्ड इन प्रीनेंसिस टेक इज लॉस डैमेज, उसके कारण जो पैसा दिया जाता है उससे बचने के लिए उसको बोला जाता है प्रीमियम। पैसे देने को जिसका इंश्योरेंस किया जाता है वो इंश्योर्ड, जो इंश्योर करता है वो इंश्योरर। क्लियर है बात। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जनरली कौन सा होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में पाया जाता है कौन सा, मैरीन, फायर, हेल्थ, बल्करी, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। बेसिक टर्म्स क्या है, इंश्योर्ड, इंश्योरर, प्रीमियम, इंश्योरेंस पॉलिसी, सम अश्योर्ड। ये आपको याद करनी है। इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है, प्रीमियम क्या होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, सम एग्रीड। इंश्योर्ड कौन होता है, जिस आदमी का इंश्योरेंस कर दिया गया वो इंश्योर्ड हो गया, इंश्योर्ड। इंश्योरर जो करता है, प्रीमियम जो पैसा दिया जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसके बदले में डॉक्यूमेंट मिलेगी, सम अश्योर्ड अमाउंट ऑफ विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। क्लियर है बात। फीचर्स इंश्योरेंस का क्या है, एक्सचेंज ऑफ लिटल मनी इंस्टॉलमेंट है, रिस्क से बचाती है हमें, पेड बाय द पूल्ड आउट विच लॉस द सस्टेंस पॉलिसी होल्डर इन कंपनसेटेड लॉस होता है उसके बदले में मिलता है। तो ये हमारे क्या है इंश्योरेंस के क्या है फीचर्स है। मैं मेन पॉइंट आपको मैं क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं कि इंश्योरेंस क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा एक बार सुनते हुए चलना। फंक्शंस, ऑफ फंक्शंस क्या है इसका, सर्टेनिटी है, प्रोटेक्शन से बचाता है, रिस्क शेयरिंग है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आता है कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है कि जो जो चीज पूछी जाए वो साफ साफ बतानी है, कुछ भी चीज छुपानी नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ बताता है कि दोनों पार्टीज को साफ साफ अपने बारे में बताना है, कुछ भी चीज छुपानी नहीं है और कुछ भी चीज ऐसा लुका छुपी वाला काम, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंस्टेंस, इंश्योरेबल इंस्टेंस रिक्वायर दैट द ओनर ऑन पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज इंश्योर्ड इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज का इंटरेस्ट है उसी का हमें क्या है इंश्योरेंस करवाना है। इसमें किसमें बताएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक वाइफ इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हर हस्बैंड लाइफ ड्यू टू फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ए पर्सन इंटरेस्ट इन इज प्रॉपर्टी। क्लियर है बात। इसमें आता है इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन क्लेम आर ड्यू। फायर इंश्योरेंस होता है, मैरिन इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कवरेज। तो ये सब किसमें किसमें आ जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी क्या होता है, द इंडिमिनिटी कंसेप्ट इंश्योर दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट कंपनसेटेड दैट यू इन इवेंट और डैमेज और लॉस। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू होल इन द केस ऑफ लॉस, नॉट टू अलाउ यू प्रॉफिट। जितना लॉस हुआ है उतना ही, मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए मतलब इंश्योरेंस करवा रहे हो। हैंस इन केस ऑफ इंश्योरेंस अदर देन द लाइफ इंश्योरेंस वन कैन ओनली बी कंपेंसेटेड फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस। इनसे मतलब कि आपने दो लोगों से पॉलिसी करा रखी है, तो ये नहीं कि आप दोनों से क्या ले लोगे, पॉलिसी ले लोगे। आपसे एक से ही आप प्रीमियम चाहे दोनों से भरते हो, लेकिन या तो आप दोनों से ले सकते हो या दोनों को मिलाकर के 50-50 ले सकते हो। ये कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। प्रोक्सीमेट मतलब जिस कोर्स के कारण आपको डैमेज हुआ उसी का ही पैसा मिलेगा। सब्रोगेशन मतलब अगर आपको लॉस हो गया, कार है, कार में आग लगी तो आपने पैसा ले लिया, तो कार की जो बॉडी है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या बोला है, देखो एग्जांपल की तरफ से बता देता हूं। एंड इंश्योरेंस हैड टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 इंश्योरर 50,000 and the loss of firm is 75,000, so in case of will not get 50,000 from each। हर से नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनली भी ले सकता है वो 1:1 में, और सभी से भी ले सकता है वो कितने का, 75,000 का। ये कौन सा बताता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन और लॉस। ये क्या बताता है, यू हैव ऑब्लिगेशन एज द ओनर इंश्योरेंस पॉलिसी टू टेक रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ऑफ मिनिमाइज द लॉस ऑफ योर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। यू कैन नॉट केयरलेस इररेस्पॉन्सिबल सिंपली बिकॉज यू आर कवर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। मतलब ये नहीं है कि आपने मतलब कि ये गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, आप उसको ठोकते हुए चलोगे, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आपको उस चीज का क्या करना है, ध्यान भी रखना है। आप बात आती है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन से होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ का करवाया जाता है, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, मेक गुड्स एनी लॉस डैमेज कॉज्ड बाय द फायर स्पेसिफिक टाइम पीरियड अप टू द अमाउंट ऑफ, जिस अमाउंट तक का है और जिस आग लगने स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ही होगा। मैरीन इंश्योरेंस
जो सामान एक दूसरे से दूसरे देश में लेकर के जाते हैं जहाज से, उसका। हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, ये देख लेना। शिप इज एक्सपोर्ट टू सेवरल डेजर्ट्स एज सी इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू कंपेंसेट द इंश्योरेंस फॉर द लॉस ऑफ इनकर्ड इन रिजल्ट ऑफ। अगर शिप के अंदर डैमेज होता है उसको करवाया जाता है हल इंश्योरेंस। कार्गो गुड्स इन द शिप एक्सपोर्ट वाइल ट्रांसपोर्ट द शिप, दिस इंश्योरेंस कवर द रिस्क वियोगी, तो इसको बोला जाता है कार्गो इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस बोला जाता है लेस इन ट्रांजिट के बीच में जो उतारने चढ़ाने में जो हो जाता है उसको बोलता है फ्रेट इंश्योरेंस। अब बात आती है कंज्यूमर सर्विसेज में, आते हैं टेलीकॉम सर्विसेज, पोस्टल सर्विस। टेलीकॉम सर्विसेज में क्या आता है देखो, मोबाइल सर्विसेज है, केबल सर्विसेज है, फिक्स लाइन सर्विसेज है, वास्ट वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, ये आप याद रख लेना, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल फुल फॉर्म है किसकी, वास्ट की। डीटीएच डायरेक्ट टू हेम, एक नंबर पे क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है डीटीएच, जो डीटीएच सर्विस है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है टेलीकॉम सर्विसेज के अंतर्गत आती है। अब बात आती है पोस्टल सर्विसेज, फाइनेंशियल फैसिलिटी देती है, मेल प्रोवाइड करवाती है, एडिशनल सर्विसेज देती है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस कौन कौन सी है भाई, रोड से जा सकते हो, रेल से जा सकते हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटी, इंटरनल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप वेयर हाउस था फॉर मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट operates and manages these are warehouse, these are managed by the government through the public sector organization। bonded warehouse क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी दूसरे देश से सामान आता है तो एक वेयर हाउस पे रखाया जाता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता, जब तक उसके पेमेंट ऑफ टैक्स और कस्टम ड्यूटीज का पेमेंट नहीं हो जाता, तो उसको बोला जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस क्या होते हैं, आफ्टर पेइंग स्टोरेज फी चार्जेस प्रोड्यूसर एनी मेंबर्स ऑफ पब्लिक कैन बी यूटिलाइज द पब्लिक वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है कि जो खुद के जो होते हैं, मतलब घर में एक गोदाम बना रखा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेज। फंक्शंस क्या है इसके, कंसोलिडेटेड करना, ब्रेक द पुल्स मतलब सामान को इकट्ठा करना और उनको टुकड़ों में भेजना। स्टॉक पिलिंग क्या होता है, देखो कंसोलिडेटिंग का मतलब मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। जैसे कि एक दो तीन, तीन डिपार्टमेंट से मतलब कि तीन फैक्ट्री से सामान है एक तरह के इकट्ठा कर दिया, तो ये होगा कंसोलिडेटिंग। और उसके बाद उनको अलग अलग कस्टमर्स को उसको कस्टमर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ब्रेक द बुल्क में क्या होता है कि प्लांट ए से सामान आया और वो वेयर हाउस में रखा गया और उसके बाद अलग अलग कस्टमर्स को दे दिया, कस्टमर ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया। और उसके बाद क्या होता है स्टॉक पिलिंग में, स्टॉक पिलिंग में अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग फैक्ट्री से सामान अलग अलग मिलाया, मतलब मंगाया गया और उसको इकट्ठा किया गया और मतलब कि उसको क्या किया गया, मिक्स किया गया और उसको एक को, दो को, तीन को, चार को, जितने भी कस्टमर है उनको दे दिया गया। तो वो सब क्या होता है कि स्टॉक पिलिंग में। वैल्यू एडिड सर्विसेज हो गए, प्राइस स्टेबलेशन क्या होगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉक पिलिंग, ब्रेक द बुल, कंसोलिडेटिंग, ये आप याद रख लेना। अगला आता है कि हमारा नेक्स्ट, ये तो हो गया पॉलिसी अमाउंट कैन बी शेयर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस सर्विसेज, ये है एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में क्या बताया गया है, और दूसरा इसमें एक चीज बिल्कुल याद रख लेना, क्या चीज, एक है इसमें मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये आपको याद रख लेना है कि दो फ्री चेक किस में मिलते हैं, कौन से अकाउंट में मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट में मिलते हैं, करंट अकाउंट में मिलते हैं, सेविंग अकाउंट्स में मिलते हैं, तो ये सब आपको याद रख लेना है। करंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, क्युमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम भी है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट्स में क्या होते हैं, मल्टीपल डिपॉजिटरी अकाउंट्स क्या होते हैं, तो ये सब आपको एक बार याद कर लेने हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अकाउंट है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में भी दो होते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट और एक फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट होते हैं, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट कितने दिन का, 7 डेज टू कितने का, मैक्सिमम कितने का, 10 ईयर का। द पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कैन बी वेरी फ्रॉम 7 डेज टू 179 डेज का भी हो सकता है। और मिनिमम अकाउंट दैन कैन बी, इसके अंदर करवाई जा सकती है मिनिमम अमाउंट, और कितने टाइम पीरियड का, 5 रुपए तक, 5 लाख रुपए तक का करवाया जा सकता है, और 7 दिन से 14 दिन का करवाया जा सकता है। 5 लाख रुपीज और 7 to 14 डेज, ये किसमें करवाया जाता है, एस्क्रो अकाउंट में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट है। तो क्लियर है। और बात आती है कि फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट में, एफडीआर में जो मेट्रो और अर्बन ब्रांचेज है उसमें 10,000 है, और रूरल में है या सेमी अर्बन है उसमें है 5,000
मिनिमम अमाउंट क्या करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट करवा सकते हैं। क्लियर है बात। और जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा एडिशनल 0.50% के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये था हमारा बिजनेस सर्विसेज का। अब बात आती है कि इमर्जिंग बोर्ड ऑफ सर्विसेज में क्या आता है कि ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस इज मोर कंपेरिजन देन द वाइडर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये बड़ा बड़ा है, हर जगह हम बैठ करके ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स क्या है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब मेन आता है स्कोप ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। तो कौन कौन सा है, देखो, स्कोप ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, इंट्रा बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में क्या बताया गया है, बिकॉज बोथ द पार्टी इन्वॉल्व ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, दोनों क्या है, बिजनेस के बिजनेस में ट्रांजेक्शन किया जाता है, उसको बोला जाता है बी टू बी कॉमर्स। एग्जाम्पल टर्टल कंपनी। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर जो अमेजन से, वर्ल्ड मार्ट से, मिंत्रा से, स्वेगी से जो हम सामान मंगाए जाते हैं, तो वो क्या है, बिजनेस टू कस्टमर्स है। इंट्रा बी, इंट्रा बी में एग्जांपल है जैसे कि पार्टी पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आर इन द ओल्ड फॉर्म ऑफ सेम कंपनी, टुडे बिजनेस आर एबल टू एंगेज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इन ग्रेट पार्ट ड्यू टू इंट्रा बी कॉमर्स, द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज। एक होता है कस्टमर टू कस्टमर, जैसे कि क्विकर हो गया, ओलेक्स हो गया, तो ये क्या है, कस्टमर टू कस्टमर है। क्विकर पे या ओलेक्स पे आप सामान डालते हो बेचने के लिए, तो वहां कोई बिजनेसमैन थोड़ी होता है, रहता है। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर बेचता है और आप ही खरीदते हो, तो मतलब किसके बीच में हो, कस्टमर के बीच में। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस, पहले के जमाने में डिफिकल्ट था, अब सिंपल हो गया। रिक्वायर्ड थी, अब रिक्वायर्ड नहीं है इसमें फिजिकल में। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें ज्यादा आती है, इसमें कम आती है। तो ये था, ये कौन सा हायरार्की, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशन है। इसमें नॉन हायरार्की है, मतलब कि अलाउड डायरेक्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है इसमें। तो ये था हमारा इसमें इसमें वन कैन प्री सैंपल बुक्स जर्नल्स। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस बेनिफिट क्या, इजी सेटअप है, चीपर देन है ट्रेडिशनल बिजनेस है, कोई भी मतलब एक प्रॉपर प्लेस नहीं चाहिए, अपने घर से भी बैठ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल बिजनेस और जब मन किया जब काम किया, स्पीड एंड एक्यूरेसी ज्यादा है। मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इससे क्या है कि पेपर का बचाव हो रहा है ना। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस, क्या, लैक ऑफ पर्सनल टच है, मतलब कि हम ये नहीं पता रहता है कहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते। डिलीवरी टाइम कभी कभी ज्यादा टाइम भी ले लेता है। सिक्योरिटीज इश्यूज भी है। टेक्नोलॉजी कैपेबल कॉम्पिटेंसी ऑफ ई बिजनेस पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर, एथिकल फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर प्लेस ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर पेमेंट मैकेनिज्म। तो ये था हमारा इसका ई बिजनेस का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का। ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर ऑर्डर देंगे। ये एक प्रोसेस एक नंबर की पूछी गई थी, किसमें, डीएसएसबी में। डीएसएसबी में पूछी गई थी क्या चीज, कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की प्रोसेस क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं, फिर पेमेंट मैकेनिज्म या तो कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, क्या, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से किया जाता है। डिजिटल कैश है। अब बात आती है कि ई बिजनेस के रिस्क क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क है, कभी कभी हम पैसे दे देते हैं और बीच में ही पैसा फंस जाता है, तो मतलब एक तरीके की ट्रांजैक्शन रिस्क भी है। डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन रिस्क है, भाई डाटा को रखना पड़ेगा, कभी गायब नहीं हो जाए, स्टोलन नहीं हो जाए। रिस्क थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइवेसी इंक्लूड्स है इसमें। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग नॉन एसेंशियल मोर रिसेंटली की functions capability third party specialist in order to take advantages of expertise expenses and in certain situation investment features क्या, activities are interchangeable fungal, requirement of explicit knowledge and formal confidence है, measurable activities है, activities not interconnected to other jobs है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। और दूसरा इसमें एक चीज ये याद रख लेना, किसमें, इमर्जिंग बोर्ड ऑफ बिजनेस में, ये आपको जरूर करना पड़ेगा, क्या चीज, ई बिजनेस के बेनिफिट्स, ई बिजनेस के बेनिफिट, ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है। और उसके बाद इसमें है एक पॉइंट, क्या चीज, में एक सेकंड, दूसरा क्या है इसमें, ई प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट क्या होती है, ई बिडिंग क्या होती है, ई कम्युनिकेशन क्या होती है, ई डिलीवरी क्या होती है, और ई ट्रेडिंग क्या होती है, ये आपको देख लेना है। और जो क्योटी और प्राइस होता है वो किस में होता है, कोटेशन देना अपना प्राइस। और दूसरा हमारा है एक, याद रख लेना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो आईटीसी है, जो हमारा पेडागोजी में भी है, आईटीसी कब
कौन सा एक्ट है इसका? एक्ट है 2000। तो आईटीसी एक्ट याद रख लेना है, कभी पूछ सकते हैं। और जिसमें 3 R's होते हैं, जो पहले भी थे और अब भी है, मतलब कि आईटीसी में आपने पेडागोजी में भी पढ़ा होगा, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। तो 3 R है, तो वो याद कर लेना 3 R कौन कौन से हैं। और दूसरा इसमें जो ऑनलाइन पेमेंट का है, तो वो जो मेन जो मान्यता दी गई है वो केवल एनईएफटी और जो क्या बोलते हैं अपना आरटीजीएस को ही दी गई है, 2 लोगों को ही। ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, लेकिन बहुत से लोगों का सर क्वेश्चन आ रहा था सर उसमें यूपीआई को क्यों नहीं माना गया। तो भाई यूपीआई को नहीं माना गया तो नहीं माना गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं, केवल वहां पे 2 ही होंगे। कौन कौन से? एक आरटीजीएस और एक क्या बोलते हैं अपना एनईएफटी। एनईएफटी की फुल फॉर्म याद रख लेना। आरटीजीएस का मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। अब बात आता है कि हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। जो नीड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? इंप्रूविंग कंपनी के ब्रांड बनाने के लिए, एंगेजिंग कस्टमर्स को, रिटेनिंग टॉप टैलेंट है, हेल्पिंग कंपनी स्टैंड है। तो लेकिन सबसे पहले इसमें ना जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोऑपरेटिव सोशल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में, एक आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है इसमें क्या चीज? CSR। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी फुल फॉर्म है, ये बनाया गया है कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 में बनाया गया है। लेकिन इसमें एक चीज ये याद रख लेना, क्या चीज? कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग है ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, जो भी इंडक्टिव एक्टिविटीज है, वो है शेड्यूल किसमें दी हुई है? शेड्यूल सेवंथ में गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। दूसरा, और इसका जो एक्ट एनकरेज कंपनी जो स्पेंड करेगी वो करेगी 2% एट देयर एवरेज नेट प्रॉफिट इन देयर प्रीवियस ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट होगा किसका? प्रीवियस 3 इयर्स का। सीआरस एक्टिविटी में क्या करेगी? एनकरेज करेगी कंपनी अपने पैसे। तो ये याद करने वाली बात है, क्योंकि इसमें से मेन जो बनता है वो यही बनता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। और दूसरा इसमें आता है एक, आपको मैं बता देता हूं क्या चीज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। रियलिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है देखो। थ्रेट्स ऑफ पब्लिक रेगुलेशन है, प्रेशर्स ऑफ लेबर मूवमेंट है, इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियस है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस रिलेशनशिप है, डेवलपमेंट करना प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास में है। और इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? तो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के टाइप्स है। और दूसरे हमारे इसमें है, एक है एक सेकेंड मैं देख के मैं बता रहा हूं आपको, इसमें दिया है नहीं लिखा, तो मैं आपको बता देता हूं। जो एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि हमारी संभावना है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या है? दूसरा हमारा जो क्या है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल कहाँ चला गया? स्क्रीन गायब कर दी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? ये बना था 1986 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1986 में बना था। ईएपी की फुल फॉर्म, ईएपी की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंटल एक्शन प्लान है। और उसके बाद हमारा है, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कितनी है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स 8 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। कितनी प्रॉब्लम्स है? 8 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। वो इसमें से एक भी पूछ सकता है आपसे कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। तो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? ओजोन डिप्लेशन एक प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, सॉलिड हैजार्डियस प्रॉब्लम है। तो वही इसी में चैप्टर में बताया गया है। और क्या बोलते हैं, इसमें दिखाया है, लिखा है नहीं लिखा, ओके, तो कोई बात नहीं है। 8 जो है प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी है? ओजन डिप्लेशन की है, ग्लोबल वार्मिंग की है, सॉलिड हैजार्डियस वेस्ट की है, वाटर पोल्यूशन की है, फ्रेश वाटर क्वालिटी की है, डिफोरेस्टेशन की है,
और लैंड डिग्रेडेशन की है, डेंजरस इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो टोटल हमें सारे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पूछे जा सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि 8 इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा गिवन है हमारा क्या वो चीज, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के क्या क्या कारण है? एयर पोल्यूशन है। क्या चीज है? एयर पोल्यूशन, स्मोक, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो कॉजेज है पोल्यूशन किसके? एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक्स, नॉइज पोल्यूशन है। तो ये हमारे पॉलिसीज है, कारण है किसके? पोल्यूशन के कारक है, मतलब पोल्यूशन के कारण है। तो नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल की क्यों जरूरत है? तो इससे क्या होगा? रिडक्शन इन हेल्थ हैजार्डियस हो रहा है, रिड्यूस इन रिस्क लाइबिलिटी है, कॉस्ट सेविंग है, इंप्रूवमेंट पब्लिक इमेज है, अदर सोशल बेनिफिट्स भी है। रोल क्या है इसका किसमें? बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या रोल है इसका? तो इसके बहुत सारे रोल है। क्या क्या है? ए डेफिनेट कम्युनिटी टॉप मैनेजमेंट इंटरप्राइजेस क्रिएट ए मेंटेन एंड डेवलपमेंट वर्क कल्चर, मतलब ऐसा वर्क कल्चर बनाना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, पोल्यूशन ना फैलाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड गाइडलाइंस करना, क्लियर आउट द पॉलिसीज प्रोग्राम्स करना, किससे रिलेटेड? इन्वायरमेंट को बचाने से रिलेटेड। तो ये हमारे बहुत सारे क्या है? रोल्स है इन बिजनेस। मतलब कहने का मतलब आप इन्वायरमेंट बचाने के लिए क्या क्या रोल कर सकते हैं। अगर आप सपोज एक बिजनेसमैन हो तो क्या क्या आप करोगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। उसके बाद है बिजनेस के एथिक्स। बिजनेस एथिक्स बोला गया है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ह्यूमन बिहेवियर जज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्ट बिहेवियर इंडिविजुअल अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी इन द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। एलिमेंट्स क्या क्या है बिजनेस एथिक्स के? टॉप मैनेजमेंट का क्या है? टॉप मैनेजमेंट इज ए क्रूशियल रोल इन गाइडिंग एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड एथिकली अपवर्ड बिहेवियर। दे मस्ट बी कंटिन्यूअस लीडरशिप। तो हमें टॉप मैनेजमेंट पता है। पब्लिक कोड ऑफ एथिक रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता है। इस्टेब्लिश कंप्लीटमेंट मैकेनिज्म है। इन्वॉल्विंग इंप्लॉइज टू ऑल लेवल्स, मतलब हर लेवल पे क्या है मैनेजमेंट का, इंप्लॉइज का क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पॉलिसी बनाने से लेकर के पॉलिसी फॉलो करने तक का। मेजरिंग रिजल्ट्स, पॉलिसी बनाने के बाद, पॉलिसी बनाने से पहले का हमें क्या होना चाहिए? रिजल्ट्स को क्या करना चाहिए? मेजर्स करना चाहिए एक तरीके का, कि पहले कैसा था, अब पॉलिसीज वगैरह लागू करने के बाद हमारा कैसा है। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? मेजर करने चाहिए उनके रिजल्ट्स को। तो ये थे हमारे क्या चीज? इंपोर्टेंट एक तरीके के हमारे क्विक रिवीजन था किसका? 3 यूनिट्स का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे पास अब 6 चैप्टर्स है जिसका क्विक रिवीजन हो गया, जिसमें से इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए हैं और आप लोग भी देख लोगे तो क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक है एथिक। एथिक वर्ड्स कहां से आया है? एथिक वर्ड्स किसका है? ग्रीक वर्ड है। एथिक कहां से ओरिजिन हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉर्म्स, आइडियल, मोरल वैल्यूज। तो एथिक्स वर्ड्स कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। तो मतलब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करवा रखे हैं। तो कल एक मैराथन आएगी जिसपे हम करेंगे, हमारा जो चैप्टर रहेगा इंटरनल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी फाइनेंशियल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसका एक मैराथन कल आएगा जो क्विक रिवीजन होगा, जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस किए जाएंगे, वो आपको याद रखने हैं। तो उसके बेसिस पे हम करेंगे। ये कल कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड फिर हम क्या करेंगे? एक 100 मार्क्स की एमसीक्यू सीरीज करेंगे। 100 मार्क्स की क्या करेंगे? एक दिन क्लास लेंगे जो सारे चैप्टर से क्या होगी? मिक्स होगी। सारे चैप्टर से क्या होगी? मिक्स होगी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या पॉइंट छूटा है, क्या चीज आपने पढ़ ली है। जो चीज नहीं पढ़ी है तो वो आपको पढ़ लेनी है, जो चीज पढ़ ली है तो वो आपको पता चल जाएगी ये चीज हमने पढ़ी है। तो 100 मार्क्स की एमसीक्यू सीरीज करेंगे इस बुक की। किसकी? इस बुक की करेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा ये क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।